Hello students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am here. In the previous lecture, we studied about what is the frictional force and types of frictional force. In today's lecture, in today's video, we learn some calculate about the frictional force. Okay, so start with example 5.7. Determine the maximum acceleration of the train in which a box laying on its floor will remain stationary. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि कैसा है, स्टेशनरी है, और वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है. गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15. और आपको क्या दिया हुआ है कि जो ट्रेन है, तो ट्रेन का जो फ्लोर होगा वो और बॉक्स, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा. वो फ्रिक्शनल फोर्स का कोएफिशिएंट आपको दिया है. फ्रिक्शनल फोर्स यानी हो जाएगा Fs. स्टैटिक कहा है तो Fs, लेकिन हमें Fs की वैल्यू नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा है, यानी कि μs की वैल्यू दी है. तो μs कितना दिया है यहाँ पे, 0.15. ठीक है. तो वापस से एक ट्रेन मूविंग मतलब के पास हो रही है, उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ जो कि स्टेशनरी है. तो बॉक्स और ट्रेन का जो फ्लोर है उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका कोएफिशिएंट है 0.15, और मुझे ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है, चलो एक्सेलरेशन फाइंड करें उसके पहले हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शनल ब्लॉक विल गेट एक्सेलरेशन. ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू Fs फोर्स, F यानी F मा यानी कि क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा वाला, स्टैटिक्स वाला. तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Fs, लेकिन F की जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे ma मा, क्योंकि मुझे चाहिए एक्सेलरेशन A. ओके, सो स्टार्टिंग किससे होती है, F इज इक्वल टू Fs, यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स आ रहा है तो सामने अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स आता है. तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू Fs, और F की जगह पे लिखा है यहाँ पे ma. ओके, चलो अभी क्या है, बॉक्स कैसा है, स्टेडी है. तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्ट स्टेडी का स्टेडी रहे, तो उसकी हमने एक कंडीशन देखी थी. क्या थी कंडीशन, Fs लेस देन और इक्वल टू μsn. आगे अगर याद नहीं आ रहा हो तो आगे के लेक्चर में हमने आपको बताया था. ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो. Fs क्या कंडीशन होगी, अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो स्टेडी रह रहा है, तो उसकी कंडीशन होगी Fs लेस देन और इक्वल टू μsn. ओके, तो जबकि n इज इक्वल टू क्या होता है, mg. वो भी आगे के लेक्चर में समझा दिया था कि नीचे कौन सा फोर्स लगता है, W, ऊपर कौन सा लगता है, n. अगर W इज इक्वल टू mg हो तो n इज इक्वल टू भी क्या होगा, mg. सो तो यहाँ पे n है, उसकी जगह पे हम नीचे लगा देंगे mg. तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, Fs लेस देन इक्वल टू μs mg. ओके, तो ये जो इक्वेशन है Fs लेस देन इक्वल टू μs mg, उसे अगर हम यहाँ पे रख दे इक्वेशन नंबर 1, तो Fs की जगह पे हम क्या लिखेंगे, μs mg. तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ma. देखो ये रहा ma, तो ma. Fs की जगह पे क्या लिखना है, μs mg, तो ये लिख दिया μs mg. स्मॉल m कैंसल, तो क्या बचा, a इज इक्वल टू μs इंटू जी. बस हमें तो यही चाहिए था ना, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन मुझे मिल गया, μs इंटू जी. चलो μs यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल जो कि है 0.15, और g की वैल्यू तो फिक्स ही होती है 9.8, अदरवाइज तो 10. तो यहाँ पे हमारा आंसर इजी बन जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 ले लेंगे. तो 0.15 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5. सो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे. F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, F इज इक्वल टू Fs, लेकिन F की जगह पे हमें लिखना है ma यानी कि मा. ओके, क्योंकि वहां से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. चलो Fs की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो कंडीशन थी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी रहता है तो उसकी कंडीशन थी Fs लेस देन और इक्वल टू μsn. ओके, अब इसमें n की जगह पे क्या लगा देना है, mg. मुझे फाइनली Fs का इक्वेशन जो मिला है μs mg, उससे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगी. तो कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगा, ma इज इक्वल टू μs mg, m कैंसल, a का फॉर्मूला मिल गया, उसमें वैल्यू रखने तो आपको फाइनल a मिल जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5.6. तो क्या है एग्जाम्पल 5.6, देखते हैं. ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग. ठीक है, एक 2 kg का मास है, यहाँ पे देखो W लिखा है ना, वो तो एक 2 kg का मास है, वो क्या है, 6 kg का मास है, वो 2 मीटर लेंथ से क्या है, नीचे लटकाया हुआ है. ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट ए मिड पॉइंट P ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर. अब ये जो रोप है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे P है,
यहाँ से थोड़ा दूर, कितने दूर वो हमें नहीं कहा है, पर ऐसा कहा है कि पॉइंट P से लेके थोड़े दूर हमें 50 न्यूटन फोर्स लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, ये जो W है वो कितना है 6 kg है, ये लेंथ है वो कितनी है 2 kg है। लेंथ के मिड पॉइंट यहाँ पे P पे, अभी लिखा नहीं हम आगे लिखेंगे, मिड पॉइंट P है, वहां से हॉरिजॉन्टल वे में मुझे 50 न्यूटन फोर्स लगाना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रो मैक्स विथ द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकली ये जो एंगल है रो है वो कितना एंगल बना रही है वो आपको फाइंड करना है, यानी कि जो थीटा लिखा है यहाँ पे वो फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे G इक्वल टू उन्होंने कह दिया है कि हमें क्या लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द रो, जो रो है उसका मास हमें नेग्लेक्ट करना है। अब ऐसे जो इक्वेशन होते हैं या तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसे आप सोल्व करने के पहले क्या करोगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो एक तो मुझे यहाँ पे अपर पार्ट दिख रहा है और दूसरा नीचे लोअर पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जूम करके लोअर पार्ट किया और यहाँ पे जूम करके हमने अपर पार्ट किया है। तो पहले तो हम देख लेंगे कैसा क्या है, जूम करे तो यहाँ पे नीचे देखो W है तो ये W, फिर नीचे डाउनवर्ड्स में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और मास भी लगता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। चलो इसका मास कितना है 6 kg, G कितना होता है 10, तो 6 × 10 यानी 60, इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड्स में लिखा है 60 न्यूटन, और अपवर्ड्स में तो T2 है ही, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन। चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपर पार्ट यहाँ पे जूम करके दिखा है, तो चलो अपर पार्ट का यहाँ पे एंगल इस साइड में बन रहा है, तो ये हुआ एंगल, ये अपर साइड है, ये क्रॉस में ये जो लाइन जा रही है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, जो कि T1 रिजल्टेंट T1 है। एंगल यहाँ पे बन रहा है, आपको समझाया था जहाँ पे एंगल बनता है वहीं cos थीटा आएगा, तो पुट द T1 cos थीटा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा T1 sin थीटा, और ये है रिजल्टेंट T। ओके, और नीचे देखो, नीचे कौन सा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 है, इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसके लिए T2 डाउनवर्ड्स में, तो यहाँ पे हम कर देंगे T2। क्लियर, ठीक है। अब नीचे आंसर में हम देखते हैं, फिगर बी शोज ए फोर्स बॉडी डायग्राम। फोर्स बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में लिखेंगे FBD। ओके, फिगर बी शोज द फोर्स बॉडी डायग्राम ऑफ वेट यानी कि W, तो ये किसका डायग्राम दिखा रहे W का। एंड द फिगर नंबर C शोज अ फोर्स बॉडी डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम ऑफ P का फोर्स बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं, ये दिखा ना यहाँ पे P पॉइंट है, रोप का मिड पॉइंट P है जिससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 50 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो ये P का दिखा रहे फोर्स बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब हम फिगर पे से लिखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दी W T2 इज इक्वल टू W, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W, और W इज इक्वल टू क्या है mg, सो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू mg। चलो m कितना है 6, g कितना है 10, तो 6 × 10 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 60 न्यूटन, मुझे T2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम थे T2 इज इक्वल टू W, उस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, T1 cos थीटा अपवर्ड्स में है, T2 डाउनवर्ड्स में है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। उसी तरह से T1 sin थीटा और 50 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आगे। सो फ्रॉम द फिगर देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ T1 वर्टिकल कंपोनेंट T1 cos थीटा विच बैलेंस द T2, ठीक है ना। हमने ऊपर देखा कि नहीं कि वर्टिकल में क्या था T1 cos थीटा था, जो किसे बैलेंस कर रहा था T2 को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में T1 sin थीटा था, ठीक है, जो किसको बैलेंस कर रहा था यहाँ पे 50 न्यूटन को, ठीक है। तो ध्यान रखना है और याद रखना है T1 cos थीटा है वो किसे का बैलेंस कर, T1 ऊपर था और T2 नीचे था, तो वो T1 cos थीटा T2 को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे T1 sin थीटा है वो इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो उसके ऊपर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ P T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू हमें आगे मिल गई है, तो कितनी है T2 की वैल्यू 60, और T1 sin थीटा किसको इक्विलिब्रियम कर रहा है, तो किसको बैलेंस कर रहा है, तो 50 न्यूटन फोर्स को, तो T1 sin थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50। अब याद करो हमें फाइंड तो क्या करना था, तो हमें तो फाइंड एंगल करना था। अब यहाँ पे आपको T1 cos थीटा मिल रहा है और यहाँ पे T1 sin थीटा मिल रहा है, चलो दोनों का रेशियो ले लो। सो रेशियो ऑफ द T1 cos थीटा sin थीटा, तो T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू 50, cos की वैल्यू 60, 0 0 कैंसल, T1 कैंसल, क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 5/6। अब याद करो साइन अपन कॉस क्या होता है, तो क्या ऑब्वियस tan थीटा, हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे आके हम हटक जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लॉग टेबल का यूज करना होता है। तो अब पहले तो आप क्या करोगे, tan इज इक्वल टू 5/6 इसका डिवाइड करोगे, आपको 0 पॉइंट समथिंग कोई आंसर मिलेगा, ठीक है, 0.1 समथिंग कोई आंसर मिलेगा।
वो आंसर को आपको क्या करना है, लॉग टेबल के अंदर जाना है, लॉग टेबल में 10 ओपन करना है, ठीक है। 10 ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे देखना है आपका जो आंसर है 0 पॉइंट समथिंग, जो भी कोई आंसर आया होगा वो देखना है कौन सी डिग्री और कौन से सेकंड पे आ रहा है। देन आपका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 48 मिनट। तो आप सबको जैसे पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, तो ये 60 के आसपास ही अप्रोक्स टू 60 है, तो इससे हम 1 डिग्री काउंट कर लेंगे, तो 39 की जगह पे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री, ठीक है ना। tan थीटा का आंसर आपको कैलकुलेट करना है 5/6, आपको कैलकुलेट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कोई आंसर मिलेगा। वो आंसर आपको खुद जाके लॉग टेबल में फाइंड करना है। लॉग टेबल में आपको इतना कोई आंसर मिलेगा। डिग्री में अगर देखोगे तो डिग्री में आएगा 39 डिग्री, और मिनट में जाके देखोगे तो 48 अप्रोक्स मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। अगर लॉग टेबल नहीं हो, आपके बुक में लॉग टेबल नहीं दिया हो, तो आपको बाहर जाके लॉग टेबल ले लेना है, और एग्जाम में भी आपको स्कूल में से लॉग टेबल मिलेगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं सो द रोप मेक्स द थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वर्टिकल ऊपर ऐसे एक ऐसे था और दूसरे ऐसा था, और उसके बीच का हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना था, तो वो एंगल होगा 40 डिग्री, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम्पल 5.7 और 5.6 आ गया हो तो 5.8 तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो 5.8 एग्जाम्पल 5.8 अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, एक 4 kg का मास हॉरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट में है। द एंगल इज ग्रेजुअली इंक्लिन अनटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15। अब वो क्या कर रहा है, एंगल उसका बढ़ रहा है, क्यों, विथ द हॉरिजेंटल द मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड। क्यों एंगल हो रहा है, क्योंकि वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कब करेगा, जब वो स्लोप पे पड़ा होगा, तभी वो इंक्रीज होगा उसका एंगल, ठीक है। चलो, तो द मास ऑफ द मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या करना है आपको, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यूएस फाइंड करना है। ओके, और क्या क्या दिया है आपको, 2 चीजें दी गई है। एक तो मास आपको दिया हुआ है 4 kg, और दूसरा हमें दिया है एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलो पहले आप फिगर को देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, और फिर पता चलेगा कैसे फाइंड करना है। तो ये फिगर है, स्लोप है, ठीक है, और स्लोप पे से वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी, लेकिन स्लोप की वजह से वो क्या कर रहा है, स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर रहा है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्या लगता है, W, नीचे क्या लगेगा W, और ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। लेकिन यहाँ पे मुझे mg के 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो एंगल बन रहा है, तो जहाँ एंगल होता है वहां पे हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा यहाँ पर है तो यहाँ एंगल नहीं बन रहा है तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। एंगल यहाँ बन रहा है तो ये होगा mg cos थीटा, यहाँ नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, और बीच में से पास होगा रिजल्टेंट mg। ओके, चलो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ऑब्जेक्ट कुछ इधर जा रहा है ऐसे, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यूं जा रहा है, ठीक है। तो हमें 4 टाइप के फोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वेट, नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कंपोनेंट्स ऑफ दी mg, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, अपवर्ड्स में इधर ऊपर n है, नीचे mg, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे mg sin थीटा और यहाँ पे fs है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बस अगर ये 4 चीजें आपके माइंड में सेट है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। चलो तो लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एंड देयर कंपोनेंट आर शोन इन द फिगर। फोर्स के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं और उन फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या है वो हमें फिगर में देखने को मिल रहा है। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस करने की बात है, ठीक है। तो mg sin थीटा किससे बैलेंस कर रहा है, fs को, तो हम लिख देंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू fs, और mg cos थीटा किससे कर रहा है, n को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे mg cos थीटा इज इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। याद करो हमें क्या फाइंड करना है, हमें म्यूएस फाइंड करना है ना, तो वो ध्यान रखना है। चलो अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। तो नाउ द टेकिंग द रेशियो ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो ऊपर लिखो mg sin थीटा इज इक्वल टू fs, नीचे अपॉन में mg cos थीटा और अपॉन में n, mg कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू fs बाय n। अब अगर आप इक्वेशन में क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने क्या कहा था, एंगल इज ग्रेजुअली इंक्लिन अंटिल एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15, यानी कि एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंगल इंक्रीज होकर tan थीटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो
एंगल इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, टेन थीटा हो रहा है। तो अगर एंगल इंक्रीज होगा तो सामने फ्रिक्शनल फोर्स भी तो कैसा होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे एंगल अगर मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मेरा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह पे टेन थीटा मैक्सिमम, और एफ एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम, और एन तो एज इट इज रहेगा। चलो तो हम देखते हैं आगे। सो द इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज टेन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन। आगे क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, पर अगर थीटा मैक्सिमम हो रहा है तो एफ एस भी मैक्सिमम होगा। ओके चलो, टेन थीटा मैक्सिमम उन्होंने कहा था मैक्स टू मैक्स कितने तक जाएगा, 15 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 15 डिग्री। ओके, और एफ एस मैक्सिमम, तो एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन होता है म्यू एस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल। तो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल म्यू एस। तो इसकी जगह पे यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन की जगह पे मुझे मिल गया म्यू एस, और वही तो मुझे फाइंड करना था, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू एस इज इक्वल टू 10 15 डिग्री। चलो अगेन लॉग टेबल ओपन करना है, लॉग टेबल में 10 वाला ओपन करना है, साइन कॉस टेन ऐसे 3 होंगे, उसमें से 10 वाला ओपन करना है। फिर यहाँ पे डिग्री लिखी होगी, यहाँ पे 10 थीटा, यहाँ पे ऊपर 10 लिखा होगा, नीचे डिग्री करके 1 2 3 4 5, तो ऐसे 10 15 की डिग्री देखना है और उसका आंसर देखना है। 10 15 की डिग्री के आंसर अंदर आपको आंसर मिलेगा 0.2679। सो म्यू एस इज इक्वल टू 0.2679 आपका आंसर है। अगर इसे मैं अप्रोक्स लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू 0.27। म्यू एस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन, ये जो एग्जांपल है वो कब आएगा, जब मुझे ख्याल आएगा कि यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे और उनके किसके कौन से फोर्स के कंपोनेंट होंगे। तो जहां एंगल बन रहे होंगे वहीं कंपोनेंट होंगे। तो याद करेंगे ऊपर क्या था, नॉर्मल फोर्स, नीचे डब्ल्यू यानी कि एम जी, वहां पे एंगल बना था इसलिए नीचे हमने लिया था एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे लिया था एम जी साइन थीटा। ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट में था एफ एस। फिर कौन से दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं उसका इक्वेशन बनाना है, और देन आगे की जो प्रोसेस है वो करनी है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, आगे के लेक्चर में देखा था फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, और आज उसके अकॉर्डिंग के 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। और ये तीन एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद से लर्न करके देन अपनी नोटबुक में लिखना है। और लॉग टेबल के बिना तो लॉग टेबल यानी कि जो लॉग बुक के अंदर होता है, तो लॉग बुक के बिना, लॉग टेबल के बिना आपको ये आंसर नहीं आने वाले। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कैसे देखना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि लॉग टेबल कैसे यूज करना है। तो आप लोग लॉग टेबल लेके आओ, उसमें से फाइंड करो वैल्यू, तो ही एग्जाम में आपको फाइंड करते पाएगा। ठीक है, ओके।